गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछला क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। जल्दी जल्दी जुड़िए। देखो, गॉस थ्योरम का 16 नंबर तो सेम सवाल है, उसमें केवल क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक ना। 17 में उसमें इंडक्शन के चलते जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसमें देखिएगा कि दोनों का पोटेंशियल जब निकालिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी आ जाएगा। 16 17 है ना भैया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 26 तक हो गया था, 26 27 उसी से रिलेटेड है, 28 भी उसी तरह का है। हम लोग करते हैं 29 नंबर। कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट द मिनिमम सरफेस टेंस calculate the minimum surface charge density on a plate so that a body of mass 2 kilogram per meter square may just lift। अब देखिए कहता क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा का वैल्यू निकालना है, चार्ज बाय एरिया का वैल्यू निकालना है ऑन ए प्लेट, किसी प्लेट पर, सो दैट ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में जस्ट लिफ्टेड। इसका मतलब पर मीटर स्क्वायर का, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर बॉडी का मास कितना है, 2 किलोग्राम यही कर रहा है। मान लीजिए यही कोई बॉडी है, लीजिए स्फेरिकल बॉडी या कोई बॉडी ले लीजिए, इस प्लेट पर रखा हुआ, इसका वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना। अब पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रेशर होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। तो कहता है कि यहाँ पर लिफ्ट, कहता है इस सतह को जस्ट छोड़ने की स्थिति में आ जाए। लिफ्ट करना मतलब क्या होता है, जस्ट ऊपर जाना। तो कहता है कि इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू क्या हो जिससे ए बॉडी ऑफ मास इतना में जस्ट लिफ्ट, कहता है इस सतह को जैसे ही लिफ्ट करेगा
तो इस सतह को क्या करेगा, छोड़ देगा। इसका मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब फोर्स यूनिट एरिया का मास कितना, m 2 किलोग्राम। जब यूनिट एरिया का मास ले रहे हैं तो फोर्स भी क्या लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया लेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर कितना लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, स्थिर कब रहेगा, जितना वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है और उतना ही फोर्स किधर लगे, ऊपर लगे, तो बॉडी क्या यहां पर हैंग करेगा, स्थिर रहेगा नहीं। इसका मतलब फॉर इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, mg के। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 2 mg एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा इक्वल टू √2 mg इंटू एप्सिलॉन। मास है 2, जी का मान 9.8 और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये ना। अब इसको 9.85 को 9.8 ही मान लेते हैं, 9.8। 10 टू द पावर -12 का क्या लीजिएगा, 10 टू द पावर -6, तो 19.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये ना, कई दिक्कत है, देखिए कितना आसान है। नोट कीजिए जल्दी। ऐप के पर जुड़ने के लिए आप लोग को संडे तक का टाइम दिए है। संडे तक में जिनको जुटना है जुड़ जाइए। मंडे से ऐप पर होगा, ऐप से नहीं जोड़िएगा तो उसके पास मटेरियल नहीं जाएगा। हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए सोप बबल। द चार्ज ऑन ए सोप बबल of radius 1.5 centimeter if the pressure of air inside is same as outside. The surface tension of soap bubble या soap solution surface tension of soap solution is 27 into 10 to the power -3 Newton
पर मीटर। देखिए सोप बबल होता क्या है, पहले इसको समझना। देखते हैं जब बारिश होती है तो वहां पर क्या होता है, बारिश जब होती है वहां पर बैलून की तरह पानी का फव्वारा जो बैलून की तरह उठता है, तो वहां अंदर वाला पोर्शन क्या है, हॉलो है। नहीं, इसका मतलब उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। और उस बुलबुला के बाहर भी क्या है, एयर है। तो कहता है कि एयर के कांटेक्ट में जितना सरफेस होता है उसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोलते हैं। जैसे साबुन आप लगाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बैलून टाइप का, बबल टाइप का उठता है, तो क्या है, हॉलो है, अंदर भी एयर है और बाहर भी क्या है, एयर है। तो सोप सॉल्यूशन को दो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है ना, और सॉलिड ठोस एयर ड्रॉप को जो होता है, ड्रॉप जो होता है पानी का जो बूंद होता है सॉलिड होता है, वो सिर्फ बाहरी पोर्शन जो है उसका एयर के कांटेक्ट में है, तो उसको कितना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, एक ही होता है। लेकिन सोप बबल को कितना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, अंदर भी और बाहर भी एयर है, तो कितना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। अब यहां पर देखिए ये एयर बबल है, सोप बबल, एयर बबल, बबल नहीं, सोप बबल। तो अंदर क्या है, एयर, और बाहर भी क्या है, एयर, यही ना। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, है ना। कहता है इसका जब साइज बड़ा होता है, जितना बड़ा साइज होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होता, क्या होता है, उसको एनर्जी जिसको ज्यादा होगा स्टेबल कम होता है, एनर्जी कम होने पर स्टेबल क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं, तो छोटा बूंद स्टेबल कम होता है, इसलिए दो छोटा बूंद जब एक दूसरे के क्लोज देखते हैं, जब बारिश होती है छोटा छोटा जब बबल उठता है एक दूसरे के जब क्लोज आता है तो बड़ा बबल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे भी सोचिए, मान लीजिए कोई बच्चा है या बूढ़ा है, नहीं तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसको, जो चाइल्ड है उसको एनर्जी ज्यादा होता है, जो ओल्ड पर्सन है उसको एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अगर दोनों को बोलिए कि एक जगह बैठे रहो तो देखिएगा बच्चा में वो एक्टिविटी नहीं रहता, बच्चा स्थिर से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा है, इसलिए स्टेबल क्या है, कम है। और बूढ़े लोगों को, ओल्ड पर्सन को एनर्जी कम है, इसलिए स्टेबल क्या है, ज्यादा है। नहीं, तो जो स्मॉल ड्रॉप होता है उसको एनर्जी ज्यादा होता है बिगर ड्रॉप से, ये ना, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए दो स्मॉलर ड्रॉप जब मिलता है तो एक बिगर ड्रॉप का निर्माण करता है, इसीलिए उसका एनर्जी घट जाता है, इससे स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। एक्सेस प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो जाता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल जो होता है 40/R होता है। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें एक्सेस प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बड़ा बबल में एक्सेस प्रेशर कम होता है, छोटा बबल में एक्सेस प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। जैसे ही एक्सेस प्रेशर अधिक होगा तो बबल क्या होगा, फूट जाएगा। नहीं, इसलिए स्मॉलर जो सोप बबल होता है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर अधिक होने के कारण वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। और जब दो मिलता है तो बड़ा बबल का निर्माण करता है। जैसे ही बड़ा बबल का निर्माण करेगा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो फोर्स लगा ये किधर लगा, इस सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन कहते किसको, ही सुनिए। कहता it is the property of free surface of liquid which tries to minimize its surface area। कहता है द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिस गुण के कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखना चाहता है। और न्यूनतम तब बनेगा जब इस पर सरफेस टेंशन के चलते फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर, सरफेस टेंशन के कारण। इसीलिए ये अपने एरिया को क्या चाहता है, कम से कम। लेकिन जब इस पर पॉजिटिवली चार्ज दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किधर काम करेगा, बाहर की ओर। तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इस पर चार्ज दीजिएगा
पॉजिटिवली चार्ज दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की ओर। इसका मतलब इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर लगेगा। अब बाहर की ओर लगेगा तो सोप बबल का डायमेंशन, उसका साइज क्या होगा, बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की ओर काम कर रहा है। ये प्रेशर कितना बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल किधर काम कर रहा है, अंदर की ओर काम कर रहा है। वो कितना बराबर है, 40/r। तो कहता है इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब आउटवर्ड और इनवर्ड प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब P इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होगा, 40/r के बराबर होगा। 40/r और P बराबर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, है ना। ये पूछता क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए सोप बबल, चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है, ये ना। और सिग्मा बराबर आप जानते हैं चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। मान लेते इस पर कितना चार्ज दिए, Q, इसका रेडियस R है, तो सोप बबल कैसा हुआ, स्फेरिकल हुआ, तो इसका एरिया कितना बराबर होगा, 4πr²। अभी वैल्यू यहां पुट करते हैं, 40/r बराबर Q/4πr² का होल स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और लिख सकते हैं 40/r इक्वल टू Q स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर r⁴, है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक और यहां कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, यहां देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं, 32 पाई स्क्वायर, एक आर को कैंसिल करते हैं, r³ एप्सिलॉन नॉट t, ये लगेगा। तो Q कितना के बराबर होगा, 32 पाई स्क्वायर r³ एप्सिलॉन नॉट इंटू t। अब देखिए यहां वैल्यू किसका किसका मालूम है, रेडियस दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सरफेस टेंशन T का वैल्यू दिया हुआ है 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन को एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं, 11 का चीज है, आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े। क्या बोले, द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिस गुण के कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखना चाहती है, उसी गुण को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड which tries to minimize its surface area। इसी प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। आप जो ड्रॉपर से जो इंक डालते हैं उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। आप नल से जो पानी चलाते हैं, अगर बहुत टाइट कर दीजिए, एक एक बूंद करके अगर गिरता है तो कैसा गिरता है, स्फेरिकल गिरता है। क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में चला आया, एयर के कांटेक्ट में चला आया, और एयर के कांटेक्ट में जो भी लिक्विड होता है उसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसका प्रॉपर्टी है कि वो एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। ऐसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है, प्लास्टर्ड सरफेस है, उस पर जब पानी को गिराइएगा तो पानी क्या होता है, पार्ट पार्ट में बट जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि उसका प्रॉपर्टी है कि वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। बीच में कुछ दिन पहले सुने थे कि गणेश जी दूध पीते हैं, गणेश जी दूध पीते नहीं थे, उस सरफेस टेंशन के कारण जैसे ही कांटेक्ट में जाता था वो अपने एरिया को कम करने का उसका टेंडेंसी, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में है, दूध किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो वो एरिया को जैसे ही कम करना चाहता है तो लगता था वो तो सिकुड़ जाता था, तो लगता था कि चम्मच स्पून में जो है मिल्क क्या हो गया, घट गया। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, उस सरफेस टेंशन के कारण होता था। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए यही कोई ग्लास है जिसपे वाटर भरा हो, यहां तो, या मान लेते हैं यही कोई लिक्विड है जो एयर के कांटेक्ट में,
और हवा के संपर्क में जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, द्रव का मुक्त पृष्ठ बोलते हैं। इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, वास्तविक रेखा तो नहीं खींच सकते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो यहां पर देखिएगा इस साइड का लिक्विड इस साइड के लिक्विड से अलग होना चाहता है, या इसे खींच के देखिए, जैसे ही पानी सरफेस पर गिराइएगा कि क्या होता है, इस साइड का अलग हो गया, इस साइड का अलग हो गया ना। अलग होने के लिए दोनों एक दूसरे पर क्या लगाता, फोर्स लगाता अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इस साइड का लिक्विड मॉलिक्यूल इस साइड के लिक्विड मॉलिक्यूल से अलग होना चाहता है, तो फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो इस साइड का लिक्विड मॉलिक्यूल फोर्स इधर लगाएगा। फिर देखिए यहां इधर लगेगा तो यहां इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये लाइन पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए यही कोई लाइन है, एक फोर्स अगर इधर लगाइएगा उतना ही फोर्स अगर इधर लगेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, टेंशन। और इसी टेंशन को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तब कहता है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कहता है द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। मान लेते हैं इसका लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ कितना के बराबर है, L, और ये फोर्स कितना लगा रहा है, F ना, F लगा रहा है। इसका मतलब L लेंथ पर कितना फोर्स, F फोर्स, और यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स, F बाय L। और पर यूनिट लेंथ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर जो फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका मतलब सरफेस टेंशन को T से दिखाते हैं, T बराबर F बाय L। और फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, इसीलिए यूनिट क्या दिया, न्यूटन पर मीटर, है ना। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत, उतारिए। एम करीब और 80 वर्मा से बनवा रहे हैं। हो गया। क्वेश्चन 1 का आंसर रॉन्ग नहीं था, वो आंसर पाई के टर्म में दिया है। मतलब अपसलन नोट का वैल्यू पाई के अपसलन नोट का वैल्यू पाई के टर्म में लिखा है, देखिए 1/4 पाई अपसलन नोट इक्वल टू होता है एसआई में 9 × 10⁻⁹। तो अपसलन नोट का वैल्यू क्या लिख दिया, इसको इधर ले आए, 4 पाई × 9 × 10⁻⁹, 36 पाई × 10⁻, यही काम किया, समझ गए। हम क्या किए, अपसलन नोट का वैल्यू लिख दिए 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक हो गया आप लोग का। जल्दी कीजिए। हुआ, ठीक।
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले एरिया वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं। जैसे ये पेपर है, देखिए ये पेपर है, ये 2 डायमेंशनल है। इसकी मोटाई को अगर नगण्य मान लिया जाए, ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ पर एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड्स, अगर इस साइड का लीजिएगा एरिया वेक्टर तो इधर नॉर्मल आउटवर्ड्स होगा। अब यहीं पर देखिए, कोई पेपर है ऐसे रखा हुआ, ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे। इसका मतलब ई भी सही है और ई भी सही है, 2 डायमेंशनल के केस। लेकिन जितना भी क्लोज सरफेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, क्यूबिकल सरफेस हो, सिलेंड्रिकल सरफेस हो, वो सब क्या है, 3 डायमेंशनल है। वो सब क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, अब यहां पर देखिए तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल आउटवर्ड्स। अगर इस सरफेस का बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, नॉर्मल आउटवर्ड्स। अगर इस सरफेस का बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस सरफेस का बात करते हैं तो इधर होगा। कई दिक्कत, एरिया वेक्टर अब समझ में आ गया। एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत किधर होता है, बाहर की ओर होता है। इससे रिलेटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये एनसीईआरटी में भी है, एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E equal to 3/5 E naught I plus 4/5 E naught J। with E naught बराबर 2 into 10⁹ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to the YZ plane। YZ plane। अब देखिए क्या कर रहा, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन।
और इस प्लेन को बोलेंगे वाई जेड प्लेन, और इस सतह को बोलेंगे, इस सरफेस या प्लेन को बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में उसका वैल्यू दिया हुआ है E बराबर 3/5 ई नोट आई, 4/5 ई नोट जे दिया हुआ है। इसका मतलब एक्स एक्सिस की और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 3/5 ई नोट, और वाई एक्सिस की और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4/5 ई नोट, ये दिया हुआ विथ ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड के से फ्लक्स का वैल्यू निकालिए थ्रू ए रेक्टेंगल, नहीं, ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। देखिए आप लोग को फ्लक्स क्या बोले थे, फ्लक्स होता क्या है, किसी सरफेस से गुजरने वाले नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बराबर होता है, ठीक ना। यही मान लीजिए कोई सरफेस, यहाँ देखिए, यहाँ इस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बड़ा एरिया ज़्यादा जाएगा और छोटा एरिया से क्या होगा, कम जाएगा। ये अब यहाँ पर देखिए इस सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि इससे अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरा है, और इस सरफेस का एरिया कम है, इसे इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम से कम पास किया। इसका मतलब इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू कम है और इस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का वैल्यू क्या है, अधिक है। तो आपका वैल्यू आया था फाई बराबर ई डी एस या ई एस कॉस थीटा। इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कहता है इंटेंसिटी का वैल्यू जितना अधिक होगा, स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा, फ्लक्स का वैल्यू उतना अधिक होगा। दूसरा कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस का एरिया जितना अधिक होगा फ्लक्स उतना अधिक होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण को किससे दिखाते, थीटा से। तो कहता है अगर कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा, पहला क्लास में भी पढ़ा है। इसका मतलब कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कितना 1 होता है, कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री तब होगा जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन में होगा। अब चलिए इस सवाल पर हम लोग आते हैं। कहता है जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, यही कह रहा है। अब यहां पर देखिए यही है, इस प्लेन के पैरेलल तो ई होगा, इसको रखे जेड एक्सिस, ई वाई एक्सिस, यही पैरेलल है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। सतह के लंबवत किधर लेंगे, बाहर की ओर लेंगे, यही लेंगे। तब इसका फिगर बनाते हैं। फ्लक्स को डिफाइन क्या इसे कीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ एरिया। अब यही देखिए, यही रेक्टेंगुलर सरफेस जिसका एरिया दिया हुआ है हमको, कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया वेक्टर या थोड़ा सा टेढ़ा कर, एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड्स, और एक्स एक्सिस की और इंटेंसिटी भी इधर। इंटेंसिटी किस एक्सिस की ओर, वाईजेड एक्सिस के पैरेलल। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना। इसका ई है जेड एक्सिस,
और इसको क्या माने, वाई एक्सिस, ई जेड एक्सिस और ई वाई एक्सिस, ऐसे है सतह, है ना। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, सतह के लंबवत बाहर किधर होगा, इधर होगा। और इधर कौन सा एक्सिस, अगर ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। इसका मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस एक्सिस की ओर होगा, एक्स एक्सिस की ओर होगा, क्योंकि इसका सतह वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है, यही दिया हुआ, ई वाई, ई जेड और ई वाई, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। और एरिया वेक्टर किस एक्सिस की ओर होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, होगा ना। अब यहां पर फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्या पढ़े, ई डॉट एस, ई कितना की इक्वल है, 3/5 ई नोट आई प्लस 4/5 ई नोट जे डॉट एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.2, किस एक्सिस की ओर एरिया वेक्टर है, एक्स एक्सिस की ओर, तो डायरेक्शन क्या दीजिएगा, आई, यानी आई डॉट आई कितना की इक्वल 1, लेकिन जे डॉट आई 0, तब क्या आएगा 3/5 ई नोट इंटू 2 आई डॉट आई 1, लेकिन जे डॉट आई 0। सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो कितना हो गया 6/5 ई नोट, ई नोट का वैल्यू कितना 2 इंटू 10⁻⁹, 12/5 10⁻⁹। और एरिया तो किस पे दिया हुआ है, सीजीएस में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये 0.2 है, 0.2, ये कितना हो जाएगा 8। हेलो, नोट कीजिए, हाँ अभी क्लास में है, बाद में बात करते हैं। 3/5, अरे रे 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 रे, गड़बड़ हो गया, ये तो ई का वैल्यू, ई नोट का वैल्यू तो ई हो गया, कैलकुलेट करके अपना लिख लीजिएगा। वैल्यू है 10⁻³ है, देखिए मिस्टेक, अच्छा रहने दीजिए, जो दे दिए उसी से आंसर बनेगा। हो गया, एक और इसी तरह का अच्छा सवाल देते हैं, इसमें तो रेक्टेंगुलर था, अब क्यूब वाला देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E equal to E naught by L xi. Find the charge content
inside a cubical volume. Volume bounded by the surface x equal to 0, x equal to a, y equal to 0 and y equal to a, z equal to 0 and z equal to a. Take E naught equal to 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. L equal to 2 centimeter and A equal to 1 centimeter. अब देखिए क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, स्पेस इज गिवन बाय इक्वल टू इतना आई दिया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की ओर. फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम, कहता है एक क्यूबिकल वॉल्यूम मतलब घन के अंदर घनाकार है, उसके अंदर कितना चार्ज हो. बाउंडेड बाय द सरफेस, जो क्यूब जो बना हुआ है किस सरफेस से बना हुआ है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a. दूसरा कहता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू a. तब देखिए तो इसका मतलब क्यूबिकल सरफेस का प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है, a है नहीं, और उसका ओरिजिन कहां पर, यहां पर पहले फिगर बनाते तब समझ में. एक्स एक्सिस या इसी को दिखाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसको दिखाते हैं जेड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है एक्स एक्सिस की है ना. अब देखिए क्यूबिकल सरफेस लेते हैं, पहला कहता है इसका सरफेस एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स 0 तो यहां पर होगा ओरिजिन पर, वाई भी 0 और जेड भी 0. दूसरा कहता है x इक्वल टू a, फिर देखिए y इक्वल टू a और z इक्वल टू a. ये कर देखिए सरफेस कैसा, x इक्वल टू a, इसका मतलब यहां से यहां तक का भी लेंथ a, यहां से यहां तक का लेंथ a और z भी कह रहा है a. इसका मतलब ये भी क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ नहीं. अब कहता है इस सरफेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स, तब आपको जानना पड़ेगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा नॉर्मल आउटवर्ड्स, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा नॉर्मल आउट, ये होगा. तो नेट फ्लक्स हमको निकालना है, मान लेते हैं ई लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स लेफ्ट सरफेस से और फ्लक्स राइट सरफेस, ये ना दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स. यहां पर देखिए